तो चलिए सीधे मौजू पर आते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम क्लासिक अमेरिकी अदब के एक ऐसे शाहकार में गोता लगाने वाले हैं जिसने दहाइयों से लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की शहर आफाक नज़्म स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की। अब जाहिर है देखने में ये महज चंद सतरें लगती हैं, है ना? लेकिन यकीन करें, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बात और हमारी अंदरूनी कश्मकश का एक ऐसा ज़बरदस्त निचोड़ है जो सीधा दिल पर जाकर लगता है। हम बर्फ से ढके हुए एक इंतहाई पुरसुकून जंगल से अपना सफ़र शुरू करेंगे और ज़िंदगी के उन गहरे हक़ाइक़ तक जाएंगे जो हम सब के लिए बहुत अहम हैं। तो तैयार हैं आप ये जानने के लिए कि कैसे इतने सादा अल्फाज एक इतना बड़ा और आलमगीर पैगाम दे सकते हैं? अब जरा ईमानदारी से बताइए, क्या कभी आपका भी दिल चाहा है कि बस सब कुछ वहीं का वहीं छोड़ दें? मतलब वो रोजमर्रा की भाग दौड़, कामों की लामुतनाई फरिस्त और हर वक्त की टेंशन, और बस कहीं जाकर किसी इंतहाई खूबसूरत मंजर को खामोशी से देखते रहें। बिल्कुल, ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब गुजरते हैं, और सच तो यह है कि यही वो बुनियादी और बड़ी जज्बाती कश्मकश है जिस पर यह पूरा कलाम खड़ा है। एक तरफ हमारा दिल पुकार रहा होता है कि जरा रुको और इस खूबसूरती को महसूस करो, और दूसरी तरफ दुनियावी फराइज का वो भारी बोझ होता है जो हमें मुसलसल आगे बढ़ने पर मजबूर करता रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कमाल के शायर और उनकी शानदार मिरास की। वो अजीम शख्स जिसने इस उलझन को अल्फाज का रूप दिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी जिंदगी के सफ़र पर अगर हम एक तायराना नज़र डालें तो 1874 में उनकी पैदाइश हुई। फिर 1922 का वो साल आया जब उन्होंने ये शाहकार तख्लीक किया, जो ठीक एक साल बाद 1923 में मंजर आम पर आया, और फिर 1963 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन जो चीज़ फ्रॉस्ट को बाकी सबसे अलग और ख़ास बनाती है वो क्या है? वो है उनकी सादगी। वो इतनी आम फहम और सादा ज़ुबान इस्तेमाल करते थे कि बज़ाहिर लगता था जैसे कोई आम सी कहानी सुनाई जा रही हो, मगर कमाल देखिए, इस सादगी के पीछे ज़िंदगी के सबसे पेचीदा और गहरे फ़लसफ़े छुपे होते थे। और उनकी इसी खूबी ने उन्हें कितनी बड़ी कामयाबी दिलाई, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस एक हिंट से यानी 4 से लगाया जा सकता है। ज़रा सोचिए, उन्होंने शायरी की दुनिया का सबसे बड़ा और मोतबर तरीन इनाम, जिसे पुलिट्ज़र प्राइज़ कहते हैं, 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 4 मर्तबा जीता। यही नहीं, उन्हें वर्मोंट रियासत के पोएट लॉरिएट होने का भी शानदार एजाज़ मिला। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कामयाबियां खुद चीख चीख कर बताती हैं कि उनकी सादा सी लगने वाली शायरी में दरअसल कितना वजन और कितनी गहराई थी। अच्छा, इससे पहले कि हम असल कहानी की तरफ बढ़ें, ज़रा इसके स्ट्रक्चर यानी बनावट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कलाम सिर्फ जज्बात का सैलाब नहीं है, बल्कि तकनीकी लिहाज से एक मुकम्मल और बेऐब शाहकार। आप हैरान होंगे कि ये पूरी नज़्म सिर्फ और सिर्फ 16 लाइनों पर मुश्तमिल है, और इन 16 लाइनों को बिल्कुल बराबर के 4 हिस्सों यानी स्टैंजाज में तकसीम किया गया है। और सबसे ज़बरदस्त बात, इसे इंतहाई सख्त आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। अब ये तकनीकी इस्तिलाह सुनकर परेशान ना हो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अल्फाज को इस तरह नाप तोल कर इस्तेमाल किया गया है कि पढ़ते हुए एक खास किस्म का रिदम और रवानी पैदा होती है जो आपको अपने अंदर मुकम्मल तौर पर खींच लेती है। अब हम अपने सफ़र के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जंगल में रुकना। ज़रा खुद को इस तन्हा मुसाफिर की जगह रखकर तसव्वुर करें। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि हमारा मुसाफिर एक जगह रुकता है, और वो भी बड़े राजदाराना अंदाज में। वो कहता है, ये जंगल किसका है? मुझे लगता है मैं जानता हूं। गो कि उसका घर गांव में है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मुसाफिर को मालूम है कि ज़मीन का मालिक कौन है, लेकिन वो ये भी जानता है कि मालिक यहां से बहुत दूर एक गांव में बैठा है। यानी इस वक्त, इस लम्हे में मुसाफिर बिल्कुल अकेला है। कोई उसे देख नहीं रहा, कोई टोकने वाला नहीं है। और सच पूछें तो ये एहसास कि आपको कोई नहीं देख रहा, इस पूरे लम्हे को एक अजीब सा पुरसुकून और ज़ाती रंग दे देता है। लेकिन आखिर वो रुका क्यों? उसने जानबूझकर इस तन्हाई का इंतखाब क्यों किया? जरा मंजर को अपने जहन में लाइए। घर दूर गांव में है, चारों तरफ एक गहरी खामोशी छाई हुई है, और इस तारीक जंगल में बड़ी नरम, ठंडी और दिलकश बर्फ गिर रही है। ये एक ऐसा मशहूर कुन नज़ारा है जो किसी को भी रुकने पर मजबूर कर दे। ये गोया एक ऐसा लम्हा है जहां वक्त की सुई रुक सी गई है, दुनिया की तमाम उलझनें पीछे रह गई हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ इस शानदार फितरत का राज है। मगर ठहरिए, इस मशहूर कुन खामोशी में हमारा मुसाफिर बिल्कुल अकेला नहीं है। हिस्सा 3, एक उलझा हुआ साथी। यहाँ हमें एक ही सूरत हाल के 2 बिल्कुल ही मुख्तलिफ ज़ाविये देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो इंसान है जो इस तारीक जंगल और करीबी मौजूद इस जमी हुई झील की खूबसूरती में ऐसा खोया है कि उसे दुनिया की खबर नहीं। वो इस पुरअसरार शहर को पूरी तरह महसूस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसका घोड़ा है, जो जाहिर है बहुत ही अमली सोच रखता है।
घोड़ा बेचारा सख्त उलझन का शिकार है कि भाई ये साल की सबसे तारीख और सर्द तरीन शाम है, आसपास कोई फार्म हाउस या सर छुपाने की जगह तक नहीं है, तो हम यहाँ क्यों रुक गए हैं। ये तजाद यानी इंसान की जज्बाती कशिश और एक जानवर की बिल्कुल खालिस अमली उलझन वाकई लाजवाब है। अब इस मुकम्मल खामोशी के अंदर जो चंद आवाज़ें उभरती हैं ना, वो इस तन्हाई के एहसास को और भी ज़्यादा गहरा कर देती हैं। ज़रा चश्मे तसव्वुर से महसूस करें, वो उलझा हुआ घोड़ा बेचैनी में अपने गले में बंधी घंटियों को हिलाता है, जैसे वो मुसाफिर से पूछ रहा हो कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इस घंटी की तेज़ आवाज़ के अलावा पूरे माहौल में सिर्फ दो और आवाज़ें हैं। एक उस तेज़ और ठंडी हवा की सनसनाहट, और दूसरी बर्फ़ के गिरने की वो इंतहाई नरम, मुलायम और खामोश सी आवाज़। दरअसल ये घंटियों का बजना उस शहर को तोड़ने की पहली आवाज़ है जिसने हमारे मुसाफिर को अपने काबू में किया हुआ है। और यहीं से हम कहानी के उरूज की तरफ बढ़ते हैं। हिस्सा 4, फर्ज की पुकार और वो कड़वी हकीकत जिससे हम भाग नहीं सकते। अब इन लाइनों पर ज़रा गौर कीजिएगा। ये शायद पूरी नज़्म की सबसे मशहूर लाइनें हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले मुझे मीलों का सफ़र तय करना है। यहाँ ये नींद या स्लीप सिर्फ रात को बिस्तर पर जाकर सोने की बात नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल ज़िंदगी के आखिरी आराम यानी मौत, या यूं कह लें कि ज़िंदगी के इस तवील सफ़र के इख्तिताम का एक बहुत ही ताकतवर इस्तिआरा है। मुसाफिर को अचानक जैसे होश आता है कि वो यूं ही हमेशा के लिए तो इस ख़ाबनाक जंगल में नहीं रुक सकता, उसे ज़िंदगी के सफ़र में भी बहुत दूर जाना है। अगर हम इस पूरी सूरत हाल का निचोड़ निकालें तो वो क्या है? वो है एक बुनियादी अंदरूनी कश्मकश, ख्वाहिश और फ़र्ज की जंग। एक तरफ शायर का दिल शिद्दत से चाहता है कि वो इस खूबसूरत, तारीक और गहरे जंगल में रुका रहे, इस पुरसुकून तन्हाई के मज़े ले, लेकिन दूसरी तरफ उसे हकीकत में करना क्या है? उसे अपने किए गए वादे निभाने हैं, लोगों से और खुद से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं, और हतमी सुकून की नींद सोने से पहले अभी मीलों का एक लंबा और थका देने वाला सफ़र तय करना है। और सच तो यह है कि यही वो बोझ है जो बिलाखिर उसे इस मशहूर कुन जगह को छोड़कर आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। और यही वो मकाम है जहां ये नज़्म हम सब की कहानी बन जाती है। हिस्सा 5, जिंदगी के मुश्किल इंतखाब। अगर हम इस पूरे मंजर को, इस बर्फानी जंगल को आज के दौर में अपनी जिंदगियों पर लागू करके देखें तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ जिस जंगल की बात हो रही है वो दरअसल हमारी जिंदगी की वो दिलकश चीज़ें हैं, वो वक्ती आराम, वो ख्वाब या वो खूबसूरत रुकावटें हैं जो हमें पुकारती हैं और रास्ते से हटाना चाहती हैं। और जो वादे हैं ना, वो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारे वो फ़राइज़ हैं जो हमें हर हाल में निभाने हैं। देखा जाए तो हम इंसानों की पूरी ज़िंदगी इसी तवाज़न को बरकरार रखने की एक मुसलसल जद्दोजहद ही तो है कि जो दिल को अच्छा लग रहा है और जो करना ज़रूरी है, इन दोनों के दरमियान आखिर रास्ता कैसे निकाला जाए। तो इस तफसीली जायज़े के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। हम रोज़ाना ज़िंदगी के इस दौराहे पर खड़े होते हैं जहाँ एक तरफ कोई ना कोई खूबसूरत जंगल हमें बुला रहा होता है और दूसरी तरफ मीलों का सफ़र हमारा मुंतज़िर होता है। क्या वाकई कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी जादुई तरकीब है जिससे हम अपनी ज़ाती खुशियों और ज़िंदगी के इन सख्त फ़राइज़ दोनों को एक साथ मुतवाज़िन अंदाज में लेकर चल सकें? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये नज़म हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि वो हमें ये एहसास दिलाकर छोड़ देती है कि शायद ये कश्मकश ही दरअसल ज़िंदगी का असल हुस्न है। इस गहरी सोच के साथ हम अपना आज का ये जायज़ा यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सवाल अब एक तवील अरसे तक आपके जहनों में ज़रूर गर्दिश करता रहेगा।